हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विष्णु सर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल। और आज की जो क्लास होने वाली है शानदार होने वाली है हर बार की तरह, लेकिन इस बार कुछ हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने पहले छोड़ा था। प्रीवियस क्लास में मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया था, मेथड ऑफ चार्जिंग, जिसका थर्ड जो टॉपिक था उसके लिए मैंने कहा था मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ताकि आप कंडक्शन मेथड और इंडक्शन मेथड, प्रेरण द्वारा आवेशन और चालन द्वारा आवेशन, दोनों में डिफरेंशिएट कर सके, दोनों में अंतर बता सके। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंडक्शन और कंडक्शन में मेनली डिफरेंस क्या है। इसीलिए मैंने प्रीवियस क्लास में कंडक्शन पढ़ाया, आज मैं इंडक्शन पढ़ाऊंगा और दोनों के बीच का डिफरेंशिएट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा यदि आपने क्लास जो है बहुत ही ध्यान से देखी है, क्लास को ध्यान से ज्वाइन किया है, नोट्स बनाए हैं, सब कुछ यदि अपने हाथों से किया है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स से बेस्ट इस दुनिया में कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अपने हाथ से बनाई हुई हर बात, हर टॉपिक, हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें पता होते हैं। समझ गए मेरी बात? तो अपने हाथों से नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, वीडियो पोस्ट कर दीजिए। मैं हमेशा कहता हूं वीडियो पोस्ट करके आपको मैं इतना इनफ टाइम देता हूं कि आप वीडियो पोस्ट करके आप आसानी से नोट्स जो है कॉपी में लिख सकते हैं। आ गई मेरी बात समझ में? तो नोट्स को कंटिन्यू लिखते जाना है। और यदि आपने उस टॉपिक को छोड़ दिया है तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो टॉपिक नहीं छूटना चाहिए। यदि छूट गया तो आगे जाके हमारे लिए सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। आगे मेरी बात समझ में आपको? तो स्टूडेंट्स आइए आज पहले बात करते हैं इंडक्शन मेथड पे, उसके बाद हम बात करेंगे कूलॉम्स लॉ पे और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, कूलॉम के नियम और कूलॉम के नियम के सदिश रूप है। क्योंकि मेनली स्टूडेंट्स को वेक्टर फॉर्म लिखने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, वो टॉपिक जल्दी से समझ में नहीं आता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और न्यूमेरिकल के हिसाब से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे मेरी बात समझ में आपको? तो आइए देखते हैं, क्लास ज्वाइन करते करिए, ध्यान से क्लास को देखना और जो जो मैं सवाल ये आपको होमवर्क के लिए देता हूं उनके आंसर आप जो है निकालिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है। तो ध्यान से पूरी क्लास को ज्वाइन करना है, क्योंकि तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको प्रैक्टिस करने में मजा आएगा। रटना नहीं है, फिजिक्स रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, तो रटना छोड़ना है और हमें इतनी अच्छी पकड़ बनानी है फिजिक्स में कि फिजिक्स जो है हमारी अंगुलियों पे आ जाए। आगे मेरी बात समझ में आपको? तो आइए देखते हैं इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग, प्रेरण द्वारा आवेशन। इसमें क्या होता है, एक जो अनचार्ज हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसको एक चार्ज ऑब्जेक्ट के पास लेके जाते हैं। ये चार्ज ऑब्जेक्ट है, एक आवेशित वस्तु है, मैं इसके पास ले जाता हूं, इसको यहां पर मैं पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज दे देता हूं। मैंने कल ही यहां पर आपको एक बात बताई थी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताया था कि जो चालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं, उनके अंदर चार्ज हमेशा चारों तरफ उनके सरफेस पर फैल जाते हैं, इक्वली स्प्रेड हो जाते हैं, बराबर तरीके से सरफेस के ऊपर, इसके पृष्ठ पर फैल जाते हैं। बताया था मैंने आपको, उसका रीजन भी बताया था, क्योंकि कंडक्टर में चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर लेते हैं, लेकिन नॉन कंडक्टर में कभी भी चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव नहीं करते हैं। तो जब आप किसी पॉइंट पर चार्ज रखते हो, जैसे मैंने यहां पर दिया, तो ये चार्ज इसी पॉइंट पर रहेगा, यहां से अपनी पोजीशन, अपनी स्थिति नहीं बदल सकता, क्योंकि ये नॉन कंडक्टर है और नॉन कंडक्टर के अंदर कभी भी चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, बहुत काम की चीज है। आइए बात करते हैं। अब मैं इस अनचार्ज को इसके पास लेके जाता हूं। अभी मैं ये डायग्राम बनाऊंगा तो आपको ऐसे लगेगा कि यार ये तो कंडक्शन की तरह है, तो मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं। ये लीजिए, मैं एक कंडक्टर प्लेट को रोड या प्लेट बोल देता हूं, जिसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव। मैं इसको इस अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास लेके आता हूं, ये एक अनावेशित वस्तु, इसके पास इस प्लेट को लेके आता हूं, इसके पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाता है, जब इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर कहीं चले जाएंगे, ये छोड़ देगा इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। मैं बार बार ये सब रिवाइज इसलिए करता हूं क्योंकि यही छोटी छोटी बातें हमें कंफ्यूज करती है और यही कंफ्यूजन हमारे लिए सब्जेक्ट को कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। आगे मेरी बात समझो, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस समझने का जो है तरीका जो आप यूज करते हो, रटने वाला तरीका, वो गलत है। बस मेथड चेंज करिए, सब्जेक्ट की पकड़ शानदार हो जाएगी। ठीक है, आइए तो देखते हैं। जैसे इसको पास लेके आते हैं तो क्या होगा? जैसे ही मैं इसके पास लेके आता हूं तो अभी इसके पास
कोई भी चार्ज नहीं है, ये अनचार्ज है। अब देखने के हिसाब से तो अनचार्ज है, लेकिन यदि सोचो तो इसके अंदर एक गहरा राज है। अनचार्ज इसलिए भी है क्योंकि इसके पास टोटल चार्ज क्या है, 0। अब आप सोचोगे सर ने तो वही बात बोल दी, अनचार्ज यानी टोटल चार्ज 0। लेकिन इसके पीछे की कहानी जो है वो इस तरीके से है कि इसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्जेस है उतने ही नेगेटिव चार्जेस भी है, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्जेस भी है। और यही वजह है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों बराबर है तो दोनों मिलकर 0 चार्ज कर देते हैं। भाई 5 कूलम पॉजिटिव चार्ज मान लेता हूं मैं और 5 कूलम नेगेटिव चार्ज मान लेता हूं, तो टोटल कितना हुआ, 0 कूलम। इसका मतलब अनचार्ज है। तो इसके पीछे की कहानी यही हुई ना कि इसके पीछे क्या राज है कि इसके पास जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है। और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में होता है अट्रैक्शन। अपोजिट हमेशा अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और इन दोनों ने अपना जोड़ा बना लिया, अपनी फैमिली बसा ली है। और यही वजह है कि ये किसी के सामने नहीं आ रहे और ये कितना शो कर रहे हैं, 0 चार्ज शो कर रहे हैं। अब जैसे ही मैं इसके बीच में पॉजिटिव चार्ज लेके आता हूं, मतलब तीसरा आदमी फैमिली के अंदर फूट डालेगा, जैसे ये तीसरा आदमी इसमें आएगा, बीच में आते क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो जोड़ा बना था, जो पेयर बना था, उसमें से पॉजिटिव चार्ज रिपेल हो जाएंगे, प्रतिकर्षित हो जाएंगे। और जो नेगेटिव चार्ज है वो आकर्षित हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट के पास में क्या होता है, हमेशा आकर्षण होता है। और समान सेम चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो जो नेगेटिव और पॉजिटिव का जो जोड़ा बना था वो जोड़ा टूट जाएगा और यहां पर कौन आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अभी देखो मैं कॉन्टेक्ट में नहीं लाया हूं इन्हें, यही कंडक्शन और इंडक्शन में डिफरेंस है। कल मैंने क्या बताया था कि दोनों को सिर्फ कांटेक्ट में लाना था। आप टच कर दीजिए या वायर के थ्रू या किसी के थ्रू इन दोनों में कनेक्शन कर दीजिए। यहां भी कोई कनेक्शन नहीं है, मैं बस इसके पास ला रहा हूं और पास लाते ही इन दोनों के बीच में जो प्यार था वो टूट गया और ये इस साइड और ये इस साइड बढ़ गया। अब मैं इसके यहां पर अर्थिंग कर देता हूं। अर्थिंग भू संपर्कित, मतलब एक वायर जोड़कर धरती के अंदर गाड़ देता हूं। आपने देखा होगा मैं जनरली हिंदी वर्ड्स भी यूज करता हूं और इंग्लिश टर्म्स भी यूज करता हूं, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स दोनों को इसका फायदा हो सके। ये मत समझिए कि हिंदी में बात करें, इंग्लिश में वर्ड्स जो है टर्म्स है वो भी बता देता हूं। लेकिन क्या होता है, जनरली मदर टंग लैंग्वेज हमें आसानी से समझ में आती है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये, विजुअल इफेक्ट्स प्रैक्टिकली यदि हम इनको समझ सकते हैं तो ये सब्जेक्ट रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम आसानी से समझ में आएगा। रटना नहीं है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है, क्योंकि फिजिक्स ना तो मुझसे कभी रटी गई है, ना मैंने चाहता हूं कि कभी कोई रटवाए। ठीक है, आइए देखते हैं। तो जैसे मैं इसके पास लाया, इन दोनों के बीच में जो है दरार पड़ गई, पॉजिटिव इधर आ गया, नेगेटिव इधर आ गया। मैंने इसको भू संपर्कित कर दिया, अर्थिंग कर दिया। जैसे ही मैं अर्थिंग करता हूं, ये पॉजिटिव चार्जेस यहां से खत्म हो जाएंगे। अब अर्थिंग के बारे में मैं आपको बहुत सारी बातें बता देता हूं जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। सबसे पहले यहां पर पोटेंशियल 0 होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये आगे आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन इसके पास जब भी आप इस तरह करोगे तो जितने पॉजिटिव है वो हमेशा खत्म हो जाएंगे। कहने का मतलब ये इतने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है इधर से इधर कि ये जो है आपका जो पॉजिटिव जो है ये सब खत्म हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, पॉजिटिव हमेशा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक जगह और 0 होता है, इनफाइनाइट पे, अनंत पे, बहुत ज्यादा दूर जहां हम मेजर नहीं कर सकते वहां पर भी पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। ये बात ध्यान रखना। तो जैसे ही हम पॉजिटिव चार्जेस से इस वायर को जोड़ के अर्थिंग करेंगे, यहां से ये जो पॉजिटिव है ये खत्म हो जाएंगे और ओनली यहां पर बच जाएगा नेगेटिव। मैंने बताया ना, अर्थिंग करते ही पॉजिटिव चार्ज हमेशा सरफेस से खत्म हो जाते हैं। अब इसको समझने के 2 तरीके, या तो आप समझ लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाते हैं, या ऐसे समझ लीजिए कि अर्थिंग से जोड़ने पर इतने इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज को ये खत्म कर देते। कैसे भी समझ लीजिए, बस समझने का फेर है। ये कोई नियम नहीं है, ये कोई रूल नहीं है कि ऐसा होएगा या ऐसा ही होएगा। बस मैं आपको समझाने के लिए एक छोटा सा मैंने आपको एक हिंट दिया है कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा इधर आ जाएंगे और खत्म हो जाएगा। यहां पे कुछ नहीं बचेगा, बचेगा कौन,
ओनली नेगेटिव चार्जेस। और ये जो नेगेटिव चार्जेस है वो इस चालक पर, इस कंडक्टर पर इक्वली फैल जाएंगे, और जब इक्वली फैलेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। यह भी सरफेस पर ही है, ये मत समझना कि मैं बाहर लगाता हूं या अंदर लगाता हूं, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को, मैंने यही लगाया, मतलब सरफेस पर ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, जिस कंडक्टर के पास पहले कोई चार्ज नहीं था, जो अनचार्ज था, टोटल चार्ज 0 था, अब उसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, और किस वजह से आया है? इस पॉजिटिव प्लेट को लाने पर। तो इंडक्शन मेथड में क्या होता है, जब आप किसी भी चार्ज प्लेट को किसी ऑब्जेक्ट के पास लेके आते हैं जो अनचार्ज है, जिसके पास आवेश नहीं है, तो उसके पास अपोजिट नेचर का चार्ज आ जाता है। तो आप रिमेंबर कीजिए, रिकॉल करिए पिछला जो हमने पढ़ा था, कंडक्शन मेथड और इंडक्शन मेथड। मैंने कहा था इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो मेनली है वो यही है कि कंडक्शन मेथड में क्या हुआ था, कंडक्शन मेथड में सेम चार्ज आया था। यदि आप पॉजिटिव चार्ज वाले ऑब्जेक्ट को किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास लाते हैं, जिसके पास प्लस है उसको लेके आते हैं अनचार्ज के पास, तो अनचार्ज वाला भी पॉजिटिव चार्ज होता है, और यदि नेगेटिव चार्ज वाले को लेके आते हैं तो नेगेटिव चार्ज मिलता है, क्योंकि दोनों को टच करवाने पर, कांटेक्ट में लाने पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं चार्ज। यहां पर कुछ अलग हो रहा है, जब आप पॉजिटिव प्लेट को लाते हो तो आपको नेगेटिव चार्ज मिलता है, इट्स मींस अपोजिट नेचर वाला चार्ज मिलेगा आपको। और यही डिफरेंस है किस किस के बीच में, कंडक्शन मेथड और इंडक्शन मेथड में। ध्यान रख लेना, कंडक्शन मेथड और इंडक्शन मेथड का डिफरेंस, बस इसके अलावा आपको कुछ रखना नहीं है, सब कुछ आप अपनी ओन थ्योरी में लिख सकते हैं, अपने खुद के वर्ड्स में जैसे समझ में आता है वैसे लिख सकते हैं, और कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे मेरी बात समझ में आपको, तो हमने पढ़ लिए हैं तीनों मेथड, रबिंग मेथड, कंडक्शन मेथड और इंडक्शन मेथड, तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सबसे मोस्ट। और ऐसे समझ लीजिए कि अब आपकी जो सीरियस क्लास है वो चालू हो गई है। यहां तक तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, बेसिक पढ़ रहे थे, जिनके बारे में हमने कभी सुना है कभी नहीं भी सुना है। अब उन टॉपिक्स पर डिस्कस करना स्टार्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे हम अपनी प्रोसेस बढ़ा रहे हैं, थोड़ा टफ ओ टफ ओ टफ, तो इजी से अब हम मॉडरेट लेवल पे आ गए, थोड़ा सा टफ लेवल पे आ गए, समझ गए। तो राइटिंग पे थोड़ा सा कम कंसंट्रेट करना, क्वालिटी और कंटेंट पे कंसंट्रेट करना, कि जो आपको मिल रहा है क्या वो बेस्ट है या नहीं है, क्या आपका जो डाउट है वो क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिजिक्स जिसका डर आपको सताता है क्या वो खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। थोड़ा आपने देखा होगा बिल्डिंग भी दिख रही होगी आपको, भी तो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, स्टूडियो का काम चल रहा था, लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन के बाद में काम अटक गया है। अब क्या करें, जिस बिल्डिंग में पहले वीडियोस बनते थे अब वहां जा नहीं सकते, सबको पता है, पुलिस साथ बीच में खड़ी है और पुलिस से बचना भी तो है, लॉकडाउन है, स्टे होम स्टे सेफ। तो इसी वजह से घर पे अब स्टूडियो का काम चल रहा है, तो इस वजह से आपको दिख रहा होगा बिल्डिंग भी ऐसे ही है। तो ये मत सोचिए सर कौन सी जगह बना रहे, ये वो कर रहे और क्या चल रहा है, बस इतना ध्यान रखिए कि आपको जो क्वालिटी और कंटेंट मिल रहा है क्या वो बेस्ट है या नहीं है। बेस्ट है तो बस फोकस ऑन स्टडी, बस फोकस करिए अपने टारगेट पर, क्योंकि हमें टारगेट अचीव करना ही है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, कुलाम्स लॉ, कुलाम का नियम। इंपॉर्टेंट इसलिए कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स हो चाहे रिपल्सन फोर्स हो, आकर्षण बल हो चाहे प्रतिकर्षण बल हो, उसकी वैल्यू हम कुलाम्स लॉ से ही निकालते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of these two charges and inversely proportional to the square of distance between them। किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला फोर्स, चाहे वो आकर्षण बल हो चाहे वो प्रतिकर्षण बल हो, चाहे फोर्स ऑफ जो फोर्स लग रहा है उनके बीच में इंट्रैक्शन फोर्स, चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स हो चाहे रिपल्सन फोर्स हो, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके। स्टेटमेंट बोर्ड पर लिखा हुआ है, मैंने पढ़ दिया, शायद आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको इसको ढंग से समझाता हूं। देखो, कोई दो चार्जेस है, ध्यान से देखना, पॉइंट चार्जेस मतलब बिंदु आवेश कह सकते हैं, क्योंकि पॉइंट जैसे दिख रहे हैं इसलिए पॉइंट चार्जेस। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है,
चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स हो चाहे रिपल्सन फोर्स हो। हम कूलॉम्स लॉ से ये नहीं बता सकते ये अट्रैक्शन फोर्स है या रिपल्सन फोर्स है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। दोनों सेम नेचर के हैं, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, तब तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। और दोनों अपोजिट नेचर के हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, तो हमेशा उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। सीधी सी बात है, आकर्षण वाला बल लगेगा। तो यदि सेम है तो प्रतिकर्षी रिपल्सन एक दूसरे से दूर भागेंगे, और यदि अपोजिट नेचर के हैं तो अट्रैक्शन, दोनों एक दूसरे से प्यार से पास में आएंगे। ठीक है, आकर्षण होगा उन दोनों के बीच में। तो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, फोर्स की कुछ तो वैल्यू होगी, और उस फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए हम कूलॉम्स लॉ का फॉलो करेंगे। तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है कि दोनों जो चार्जेस है उन दोनों की वैल्यू Q1 और Q2 है, और इन दोनों के बीच में हमें फोर्स निकालना है। तो वो जो फोर्स होगा वो इन दोनों की वैल्यूज है उनके मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इन दोनों वैल्यूज के गुणनफल के समानुपाती होगा। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ठीक है, इसके अलावा ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है R, तो यही फोर्स इन दोनों चार्जेस की जो डिस्टेंस है, दोनों आवेशों के मध्य बल, यहां पर देखना दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो इन दोनों के मध्य जो दूरी है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इन दोनों के जो मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जब मैं इनको एक साथ लिखूं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटता है वहां पर एक कांस्टेंट आता है, तो इस कांस्टेंट को बुक्स में लिख रखा है K, तो मैं यहां पे लिख देता हूं K। जनरली मैं K नहीं यूज करता हूं, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं, आपको नॉर्मली सहूलियत हो जाए, क्योंकि K बहुत जगह मिलने वाला है आपको फिजिक्स में। Q1 Q2 R स्क्वायर। इस K की वैल्यू क्या है तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो फोर्स की वैल्यू हो गई है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, जहां पर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये आपका कांस्टेंट है, पूरी टर्म कांस्टेंट है। अब इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि एप्सिलॉन नॉट क्या है। बताऊंगा भाई बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस तो रखो, अभी नहीं जा रहा मैं छोड़ के क्लास। क्लास एंजॉय करनी है, मजे लेने हैं तो क्लास के, और इनके बीच में जो प्यार बढ़ रहा है इन दोनों के बीच में, या जो दोनों के बीच में नफरत पड़ रही है, उसके बारे में भी तो पता करेंगे कूलॉम्स लॉ से। तो अभी कर रहे हैं बात, थोड़ा सा पेशेंस तो रखो। आइए बात करते हैं। तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, Q1 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे फोर्स का फॉर्मूला। अब इसमें एक एक टर्म्स की बात करते हैं। Q1 Q2 क्या है, दोनों जो चार्जेस है उनकी वैल्यू है। R क्या है, दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 4 पाई, सब जानते हैं पाई की वैल्यू सबको पता ही है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर भी बोल सकते हैं। निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, इसको ये बोला जाता है। ये क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा बाद में, ज्यादा दिक्कत नहीं, थोड़ा सा बाद में, बस थोड़ा समझा देता हूं अभी तो फिलहाल हल्का सा कि ये एक कांस्टेंट है। यह बताता है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो किस तरीके से इन दोनों के बीच में जो मीडियम प्रेजेंट है, जो माध्यम उपस्थित है, उस पर डिपेंड करता है। सपोज करो ये दोनों एयर में रखे हुए हैं, सपोज करो ये दोनों पानी के अंदर रखे हुए हैं, तो सबको पता है हवा के कंपेयर में जो पानी है, वाटर है, वो ज्यादा डेंसर है, ज्यादा सघन माध्यम है, ज्यादा डेंसर मीडियम है। तो इस तरह जब मीडियम बदले, कभी हवा कभी पानी कभी ऑयल कभी क्या, तो जब मीडियम बदले तो दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स किस तरीके से बदलेगा ये बताता है ये एप्सिलॉन नॉट। और इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, थोड़ा सा लेट, थोड़ा पेशेंस। ठीक है, फिलहाल मैं यहां पे लिख देता हूं कि इसको क्या बोलते हैं।
आगे मेरी बात समझो, इसकी वैल्यू भी फिक्स है, जो भी मैं यहां लिख देता हूं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है एयर के लिए, एयर या फ्री स्पेस 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। तो अब देखिए, इसकी वैल्यू तो फिक्स कर दी हमने, अब बाकी भी तो पढ़ना है इसके बारे में। तो थोड़ी सी मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं ताकि आपको जो न्यूमेरिकल करे उस समय आपको आसानी रहे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट वीडियो पोस्ट करके आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं रफ करने वाला हूं। ठीक है, ये लीजिए। आगे बात करते हैं इसी बारे में, फोर्स के बारे में। अब देखिए, ये इतना तो सेफ हो गया हमारा, और समझ में भी आ गया कि फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये फोर्स का फॉर्मूला है। मैं K यूज नहीं करता जनरली, क्योंकि K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में भी काम आता है, पराविद्युतांक जिसको बोलते हैं, और भी बहुत जगह काम आता है। तो कंफ्यूज होंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने डायरेक्टली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले देता हूं, आसानी रहती है। आपको यदि K से आसानी है तो आप K ले सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने यहां पे लिख दी 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। होता है क्या है वो भी बता दिया, लेकिन अभी मैंने बोला ना थोड़ा डिस्क्रिप्टिव मेथड में बताऊंगा, तो थोड़ा वेट करिए। सबसे पहले बात करते हैं, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो क्या एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे, तो कितना टाइम लगेगा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। Q1 की वैल्यू भी रखेंगे, Q2 की भी रखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सबकी वैल्यू रखेंगे, तो टाइम लगेगा ना। तो ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9। सॉल्व की हुई है 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू है, ताकि आपको आसानी रहे, कंफ्यूज मत होना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, 1/9 इंटू 10 टू पावर 9। ध्यान रखना, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इसीलिए मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ा रहा हूं। आगे मेरी बात सुनिए। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे और क्या क्वेश्चन बनेंगे, इसकी डायमेंशन का क्वेश्चन भी बन सकता है। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होती है, तो डायमेंशन निकालने के लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ आइडिया बता देता हूं। 11 में हमने पढ़ा होगा, नहीं याद है तो भी मैं बता रहा हूं आपको। इसके यूनिट देखो क्या है, कूलम स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं यूनिट, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। रटना नहीं है कि आप M1 L1 T-2 T-3 रटने लग जाओ, रटना नहीं है। ठीक है, अब कूलम जो है वो डिराइव्ड है, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट नहीं है, ये व्युत्पन्न राशि नहीं है, हाँ सॉरी व्युत्पन्न राशि है, मूल राशि नहीं है। तो मूल राशि, मूल मात्रकों में इसको व्यक्त करो, फंडामेंटल क्वांटिटीज में मैं लिखूंगा। तो कूलम को लिख सकते हैं एम्पियर मीटर, सॉरी एम्पियर सेकेंड। कभी कभी कंफ्यूज होके मैं भी गलत लिख देता हूं, ठीक है, तो होता रहता है, ठीक है, आप ही की तरह मैं भी हूं। एम्पियर सेकेंड मैंने पहले पढ़ाया था आपको। तो कूलम को हम क्या लिख सकते हैं, एम्पियर सेकेंड। स्क्वायर लगा हुआ है तो एम्पियर पे स्क्वायर और सेकेंड पे स्क्वायर। न्यूटन, न्यूटन का डायरेक्टली याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं लिख देता हूं, न्यूटन को लिखा जाता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डायरेक्टली यदि आपको याद है तो इसको लिखा जाएगा M1 L1 T-2। नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, चलता है, घर की तो बात है। M2 की बात करते हैं, M यहाँ पे मीटर है तो मैं आपको मीटर वैसे भी जो है फंडामेंटल यूनिट है। अब देखिए, इस S स्क्वायर को मैं ऊपर लेके जाता हूं तो एम्पियर स्क्वायर S4 सेकेंड, 2 ये है पावर में, 2 ऊपर है तो S सेकेंड की पावर कितनी हो गई है, 4 हो गई है। नीचे क्या बच गया है, केजी मीटर पावर कितनी हो गई है, क्यूब। तो अब मैं यहां पे फंडामेंटल यूनिट्स लिखने वाला हूं, ध्यान से देखना। केजी ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और केजी को डिनोट करते हैं M से तो M-1। बात करते हैं मीटर, मीटर नीचे है, मीटर भी ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, मीटर को लिखते हैं L से तो L⁻⁻3। ठीक है, ये लो। अब ऊपर बात करते हैं सेकंड, सेकंड पहले से ऊपर प्रेजेंट है तो T, सेकंड को डिनोट करते हैं T से, और T जो है उसकी पावर है 4 तो मैं लिख देता हूं T4।
और एम्पियर, एम्पियर को ए से ही लिखा जाता है, तो यहां पे लिख देता हूं मैं ए स्क्वायर। तो ये आपकी डायमेंशन हो गई है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत सारे आईआईटी दो, आप चाहे नीट दो, चाहे एयरफोर्स नेवी का एग्जाम दो, वहां पे ये सब आने वाला है, चाहे बोर्ड एग्जाम दो, वहां पे भी ये जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी कि क्या होता है, ये बताता है, इंडिकेट करता है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगने वाला है वो मीडियम के हिसाब से कैसे बदलता है, माध्यम के हिसाब से फोर्स की वैल्यू कैसे चेंज होती है, मीडियम पर फोर्स कैसे डिपेंड करता है, ये बताता है एप्सिलॉन नॉट। और इसके बारे में थोड़ा सा आगे बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, डिस्क्रिप्टिव एकदम ढंग से, ताकि आपको समझ में आ जाए। इसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा ताकि एग्जाम में आप डेफिनेशन लिख सके, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, डेफिनेशन दे देते हैं, नीचे पूछ लेते हैं कि डेफिनेशन किसकी है, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और बोर्ड क्लास के हिसाब से तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे मेरी बात समझ में? ठीक है, आगे बात करते हैं थोड़ी। इसको रफ कर देता हूं मैं यहां से, और इसको भी मैं रफ कर देता हूं। अब बात करते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म की। तो अब मैं आपको इसकी वेक्टर फॉर्म के बारे में बता देता हूं। दो तरीके से वेक्टर फॉर्म बताऊंगा, एक आज की क्लास में, एक कल की क्लास में। क्यों? क्योंकि एक वेक्टर फॉर्म में बताऊंगा ट्रिक से, ताकि आप एक सेकंड में एग्जाम में वेक्टर फॉर्म लिख सके, बिना कुछ डिराइव किए हुए, बिना कुछ लिखे हुए, आसानी से एक सेकंड में समझ जाए। और एक जो हमारी बुक्स में दिया होता है, एक पेज जितना भर के लिखा होता है वो, क्योंकि कई बच्चों की शिकायत है कि सर हमें इस तरीके से भी आप समझाए, तो मैं दोनों मेथड से आपको बता देता हूं। फिलहाल मेरा ट्रिकी मेथड बता रहा हूं मैं, वेक्टर फॉर्म जो कोई नहीं बताता है, और बच्चे इस वेक्टर फॉर्म के चक्कर में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ये वेक्टर फॉर्म में बायो सावर्ट लॉ आता है, आगे आएगा, उसके भी वेक्टर फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में, और बच्चे वहां डिराइव करने बैठ जाते हैं, और एक जगह चूके तो मान लो आदमी गया। समझ गए? तो हमको ऐसे जानना नहीं है, क्योंकि पूरे साल की मेहनत है, हमें हमारा टारगेट अचीव करना है किसी भी तरीके से, तो इसके लिए हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। समझ गए मेरी बात? तो आइए बात करते हैं हमारे ट्रिकी मेथड से। ट्रिकी इसलिए क्योंकि बहुत आसान है। ठीक है, डरो मत। देखिए, F इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है, इस एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं सबसे पहले। क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? क्या ये सदिश राशि है? मैंने यहां पे आपको डेफिनेशन बताई कि ये बताता है कि किस तरीके से फोर्स चेंज होगा, किसके हिसाब से, मीडियम के हिसाब से। मैंने यहां पे बोला आपको कि इसका कोई डायरेक्शन होगा, कोई कुछ वैल्यू होगी, लेकिन इसका डायरेक्शन होगा कोई नॉर्थ साउथ, नहीं बोला ना। इसका मतलब यह एक स्केलर क्वांटिटी है। सबसे पहले बात बता देता हूं मैं आपको, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी यह अदिश राशि है। तो यह अदिश है, यह अदिश है, यह अदिश है। आर की बात करते हैं। आर एक तरीके का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, तो बात करते हैं यहां की, ये लीजिए आर, Q1 एंड Q2। ठीक है, जैसे ही मैं फोर्स के ऊपर वेक्टर फॉर्म लगाऊंगा तो सामने यूनिट वेक्टर लगेगा, एकांक सदिश लगेगा। एकांक सदिश, ये देखो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। मैं पहले ही बोला था कि चार्ज Q यह भी स्केलर क्वांटिटी है। मैं एक बार और आपको बता देता हूं, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। इसके बारे में भी कोई डायरेक्शन बात नहीं करता है, ना इसकी जरूरत है डायरेक्शन बताने की। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन नहीं रखती है। अब बचा कौन? ओनली आर। तो इसका मतलब फोर्स जो है उसका डायरेक्शन डिपेंड कर सकता है किस पर? आर पर। अभी नहीं बता रहा, बस मैं ऐसे सिंपली जनरली बोल रहा हूं। फिलहाल मैं बात करता हूं एफ की। तो एफ के ऊपर यदि मैंने वेक्टर फॉर्म लगाया है तो यहां पर मुझे यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा, और यूनिट वेक्टर एन कैप। ठीक है, जो फोर्स के डायरेक्शन को शो करे। अब इधर देखो, यदि ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये दोनों फोर्स लगाएंगे ऐसे, दोनों पास, प्यार बढ़ेगा दोनों में। और दोनों रिपेल कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो ये दोनों को दूर इस तरह भागेंगे, तो दोनों दूर भागेंगे ऐसे। यदि फोर्स अट्रैक्शन वाला है तो पास आएंगे, यदि फोर्स रिपल्सन वाला है, प्रतिकर्षण वाला है, तो दूर भागेंगे। लेकिन दोनों कंडीशन में आपने एक बात नोटिस की कि फोर्स जो है, ये वाले फोर्स, दूर जाने वाले फोर्स या पास आने फोर्स, एक ही लाइन पर काम कर रहे हैं, इस लाइन पर। और ये जो लाइन है वो प्रेजेंट करता है कौन? इन दोनों चार्जेस के बीच की
डिस्टेंस। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि जिस लाइन के थ्रू हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, डिस्टेंस को देखते हैं, वही लाइन पर फोर्स भी काम करता है। इसका मतलब यदि मैं डायरेक्शन बताना चाहूं तो एन केप की जगह मैं लिख सकता हूं आर केप, कि फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा, उसी लाइन पर लगेगा, उस लाइन के थ्रू लगेगा जिस लाइन के थ्रू मैं आर को नापता हूं। ऐसा कह दूं कि डिस्टेंस जिस लाइन के थ्रू मैं पता करूंगा, उसी लाइन के थ्रू फोर्स भी एक्ट करेगा। तो ये जो लाइन है ये कॉमन हो गई, इसी लाइन पे फोर्स, इसी लाइन से हम क्या देखेंगे, डिस्टेंस भी देखेंगे। तो मैंने यहां पे लिख दिया आर केप। ये थोड़ा मिट गया, शायद मैं टच हो गया हूं पढ़ाते पढ़ाते, हो जाता है कभी कभी, ठीक है। अब देखिए आर केप को कैसे लिखा जा सकता है, आर वेक्टर बाय आर मॉड्यूलस। ये हम पढ़ चुके हैं 11th में, ध्यान करो, 11th में पढ़ चुके हैं। ये वेक्टर फॉर्म है, ये मॉड्यूलस वाली फॉर्म है जो इसका मैग्नीट्यूड बताती है, परिमाण बताती है। तो एफ की जो वैल्यू है वो होने वाली है अब Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस आर केप की जगह मैं लिख देता हूं आर वेक्टर और आर मोड, और आर स्क्वायर मेरे पास साथ में पहले से है। ये आर जो मोड में है, इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड, परिमाण, वैल्यू। और ये जो आर है ये डिस्टेंस वाला, इसका मतलब भी क्या है, मैग्नीट्यूड, वैल्यू ही तो है। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू सेम है, मॉड्यूलस वाली वैल्यू है ये और मॉड्यूलस वाली वैल्यू है। इसका मतलब Q1 Q2 आर वेक्टर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर मोड और आर स्क्वायर, एक आर यहां पर है, दो आर यहां पर, और मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे कितने, आर क्यूब। और अब हमारा फोर्स की जो कूलम्ब्स लॉ है उसकी वेक्टर फॉर्म आ गई है, ये सदिश रूप, सदिश रूप वेक्टर फॉर्म, ये लीजिए। आगे मेरी बात समझ लें तो इस तरीके से ट्रिकी मेथड है। देखो कुछ ज्यादा खर्च नहीं हुआ, फटाफट 2 सेकंड में हम समझ गए किस तरीके से लगने वाला है। एन केप लगा दिया क्योंकि यहां पर वेक्टर लगाया है तो इधर यूनिट वेक्टर आना चाहिए। यूनिट वेक्टर वो डायरेक्शन जहां फोर्स एक्ट करे, और फोर्स जो है वो इस लाइन पर ही तो एक्ट करेगा, या तो इधर आता हुआ या दूर जाता हुआ। और ये वो लाइन है जहां से हम डिस्टेंस भी मेजर करते हैं। तो मैंने फिर उस लाइन का नाम ही आर लिख दिया, क्योंकि डिस्टेंस भी इधर ही नापेंगे, फोर्स भी इसी पे एक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन उसी लाइन पे होगा जिधर से हम डिस्टेंस नापेंगे। कहने का मतलब यह है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि डिस्टेंस तो हम यहां नाप रहे हैं, फोर्स इधर लग रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। या तो फोर्स पास वाला होगा या फोर्स दूर वाला होगा, तो डिस्टेंस भी वही नापी जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ये दो चार्ज है तो डिस्टेंस तो तुम नापने इधर चले गए, इस साइड में उस साइड में, और फोर्स नापने कहीं और जा रहे हो। फोर्स भी इन दोनों के बीच में लगेगा और डिस्टेंस भी इन दोनों के बीच में नापनी है आपको। तो इस वजह से यहां पर मैंने जो एन केप उसकी जगह लिख दिया आर केप। इससे आसान हो गया। ये ट्रिकी तरीका है, बहुत कम टाइम में आपको बिना रटे फटाफट आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, वरना किताब वाले मेथड से तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन मैं उसको भी आसान बनाने वाला हूं आपके लिए, और इतना आसान कि आपको वो भी बड़े मजे से समझ में आ जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि सर वो समझ नहीं आता है, तो टेंशन मत लो, अभी मैं हूं, बस आप तो कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ और पढ़ते जाओ, तैयारी करते जाओ ताकि टारगेट अचीव हो सके। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। यदि आपने वीडियो एंजॉय किया और आपको मजा आया है तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्लास अटेंड कर सके। डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक सबका लिंक दे रखा है, जहां आप मुझसे जुड़ सकते हैं, अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए वीडियो कैसा लगा है, मेरे को आपका इंतजार रहेगा, क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे मोटिवेट करता है। एक सब्सक्राइबर भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक स्टूडेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, बहुत वैल्यू रखता है। तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। मेरे से व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मुझसे जुड़ सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, हम आराम से वहां पे बात कर सकते हैं, आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं मैं। तो जल्दी से फोन उठाइए, मुझसे जुड़िए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, इंतजार रहेगा आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।